नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए के बीच चल रही जुबानी जंग की। इंडिया जिसके प्रमुख घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। आज उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि इंडिया के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। क्या चाहिए? युवा पीएम चाहिए, महिला पीएम चाहिए। यानी वो ये बता रहे हैं कि इंडिया के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया पहले ये बताए कि मोदी के खिलाफ उसके पास चेहरा कौन है। मोदी और उनके अगुवाई में बने एनडीए के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनावी जंग की तैयारी हो रही है, तमाम रणनीतिकार और योद्धा एक एक कर मैदान में उतर रहे हैं और विरोधी खेमे यानी इंडिया के खेमे से तमाम लोग टूट टूट करके एनडीए की तरफ भाग रहे हैं, या यूं कहे कि एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान किस तरफ इशारा करता है? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के पास एनडीए से भी मजबूत विकल्प है? अगर ऐसा है तो वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो जिनको इंडिया आगे रख करके लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान में उतर सकता है? तो आज इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय चौधरी जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी इस चर्चा में भाग लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो बसपा के समर्थक हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कर्मवीर आजाद जी वो भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। एक एक कर हम सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से। लेकिन उससे पहले आप सभी को अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। अगर यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी। आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे। आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है, और फिर यही हमारा देश है। तो आप सभी ने अखिलेश यादव को सुना। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के पास आखिर विकल्प ही क्या है? सिवाय नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल आपसे ही है कि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि एनडीए कहता है कि उनके पास एक चेहरा है जिसको लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे, लेकिन इंडिया का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है। मानस भाई देखिए, बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनका समर्थक वर्ग, समर्थक मीडिया हिंदुस्तान के इलेक्शन को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में बनाना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। हमारे पास तो अनेक चेहरे हैं। हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हमारे पास नीतीश कुमार साहब हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन हैं। आप बताइए ना कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक हमारे पास तो चेहरे, और सब लोग सक्षम लोग, योग्य लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बात आप समझिए, जितने हमारे घटक दल हैं वो सब सक्षम, योग्य, सुयोग्य नेताओं के उसमें चलते हैं, नेतृत्व में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो पहले अब तक भारतीय जनता पार्टी के एसेट के रूप में होते थे 2012-13 से लेकर के आज तक, कर्नाटक की हार ने उनको बना दिया कि वो लायबिलिटी हो गए। उनके पास कौन सा नया चेहरा है? 10 दिन लगातार जो प्रधानमंत्री अथक रूप से चले, मणिपुर जल रहा हो और मणिपुर के जलते मणिपुर को छोड़ करके वो अपनी गाड़ी में बेंगलोर से लेकर के पूरे कर्नाटक में धुआंधार प्रचार करे 10 दिन लगातार, न सुबह देखे न शाम देखे। 300-300 ट्रक, 400-400 ट्रक फूलों के मंगवाए, संजय भाई बताएंगे, दिल्ली से, जब वहां पे साउथ में फूल खत्म हो गए, 400-400 ट्रक फूलों के मंगवाए, अपने ऊपर वर्षा कराए। उसके बाद भी कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि बस मोदी जी बस, अब नहीं। तो अब उसके बाद 5 जन भी लिखने लगा। मैं तो नहीं लिख रहा हूं, 5 जन ने लिखा, जो एक माउथ पीस है आरएसएस का, ऑर्गेनाइजर ने लिखा जो माउथ पीस है आरएसएस का। उन्होंने कहा हमें नरेंद्र मोदी के बियॉन्ड सोचना होगा, नरेंद्र मोदी जी अब जिताऊ नहीं रह गए।
तो आज की डेट में परेशानी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे पास तो जिसको कह सकते हैं ना कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान बना है हमारा इंडिया। ये जो इंडिया का गठबंधन है, और इस गठबंधन के बनते ही भारतीय जनता पार्टी वाले हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बिल्कुल निराश हो गए, हताश होकर के बताइए क्या क्या बातें कहते जा रहे, कह रहे हैं कि साहब इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी बातें करने लग गए। अरे भाई, अगर आप इंडिया के ही नाम पे कर रहे हो तो नीरव और ललित के नाम पर भी तो मोदी लिखा हुआ है। बताइए, एक ही मोदी थोड़ी है, नीरव के नाम में भी मोदी है, ललित के नाम भी मोदी है। तो ये सारी बातें इस तरीके की कर रहे हैं ये लोग सिर्फ अपनी हताशा में। मैं तो कहता हूं संजय चौधरी जी से, बड़े अच्छे इंसान है, टंडन जी के साथी हैं पुराने, कह दे कि योगी आदित्यनाथ जी चेहरा होंगे, कह दे कि राजनाथ सिंह जी चेहरा होंगे, कह दे नितिन गडकरी चेहरा होंगे। अगर हो हिम्मत तो कहें कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, या जैसे अमित शाह जी ने कहा कि कोई तमिल होगा, तमिल, तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा दिलवाइए, एक तमिल को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए, हम भी क्या नाम खुश हो जाएंगे। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमें नहीं आना है। हमें तो अपनी बात करनी है। आज हमें पूछना है इन लोगों से कि मणिपुर में क्या हुआ। आज हमें पूछना है कि देश, वो महिला नग्न नहीं हुई है मानस भाई, पूरा देश शर्मसार हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का इकबाल नग्न हुआ है। मोदी जी की जो छवि थी वो नग्न हुई है, एकदम कपड़े उतर गए मोदी जी की छवि से एकदम। आप बताओ हमको, उसके बाद आज 77 दिन 78 दिन हो गए, उसके बाद ये लोग कहते हैं बड़ी बेशर्मी से कि राजस्थान से चर्चा करा लो, छत्तीसगढ़ से चर्चा करा लो, बंगाल से चर्चा, वहां भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, आप प्रतिपक्ष में आप चर्चा कीजिए, अगर हम मना करते हो मानस भाई तो बताइए, हम तो स्वागत करते हैं कि अगर वहां की सरकार ने कोई कमी की है तो आप बताइए। लेकिन राजस्थान की सरकार में बलात्कार के 3 आरोपी थे, 2 घंटे में तीनों आरोपी पकड़ लिए गए, तीनों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर निकले, एबीवीपी के सदस्य निकले, बाकायदा उनके कार्ड एबीवीपी के थे। हम उसके बाद भी भाजपा पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि भाजपा बलात्कारियों की पार्टी। हम तो कहते हैं अपराधी किसी भी दल में हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे में हम लोगों ने पकड़ लिया। 77 दिन पुराना मणिपुर का वीडियो, वहां पर अमित शाह साहब जा चुके, उसके बाद जब वो सोशल मीडिया में आया तब कार्रवाई हो रही है। 200-500 की भीड़ है, मात्र 3 गिरफ्तारियां हैं अभी तक। और कारगिल का वॉर जिसके सैनिक ने लड़ा हो, अभी 3 दिन पहले मोदी जी बधाई दे रहे थे, वो कह रहा है कि मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे मुंह पर कहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे? भाई दावेदार होंगे, देना कोई और चेहरा इनको देना चाहिए, हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या शक है कि दूसरी तरफ के पास कोई मजबूत चेहरा होता है, कोई मजबूत परिवार होता है, उसके नाम पर चुनाव लगाता है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक गांधी फैमिली के नाम पर चुनाव लड़ती रही, उन्हीं को चेहरे को आगे करते कई बार सरकार नहीं चलिए। वक्त बदल गया है, इस वक्त एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है तौर पर एनडीए में एक नाम की स्वीकार्यता भी है। लेकिन संजय चौधरी जी, सवाल आपसे कि जो बात राजपूत जी कह रहे हैं, कई सारे नाम गिना दिए, उन्होंने कहीं भी नेता के नहीं, सिर्फ राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं या ममता बनर्जी चेहरा होती है, उन्होंने तमाम उनके चेहरे के नाम गिना दिए है। तो अगर अपने साथ ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम विकल्प देश के सामने रखने के, इसमें ऐसा व्यवस्था भी नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर विकल्प है तो इंडिया कहेगा कि उसके पास आपके पास साहब में ये कहता कि जो राजपूत जो सवाल है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही चेहरा है, ना उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेहरा है। उन्होंने तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं के नाम गिना दिए। तो इसमें आपत्ति क्या है? सामने तमाम सुनना चाहे। कभी कभी बड़े सवालों का जवाब जनता के बीच में चल रही छोटी छोटी बातों से मिल जाता है। हम लोग अवध के रहने वाले हैं और यहाँ एक कहावत कही जाती है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना, अखिलेश जी के वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य से बता दिया कि एक तो उन्होंने जो दल बनाया है, संगठन बनाया है, एक मोर्चा बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो नंबर
3 का जो दल है, जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आप ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष का एक घटक बना है विपक्ष के अंदर का, और उस विपक्ष के अंदर के घटक दल का नेता कहता है कि हमारे पास कोई नेता नहीं है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार करते हैं। मुझे तो लगता था कि आज सुरेंद्र भाई गंभीर बात कहेंगे, अपने नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे, उनका नेतृत्व देश को नेतृत्व देने की क्षमता और योग्यता रखता है, इसके लिए तर्क जुटाएंगे। लेकिन आज सुरेंद्र राजपूत भाई ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एकमात्र सांसद हैं, जो सांसद हैं वो जीतने के बाद उत्तर प्रदेश का दर्शन करने की भी जिनके पास समय नहीं है, वो कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उनका नेतृत्व इस गठबंधन को नेतृत्व करने लायक नहीं है, इन्होंने स्वीकारा। और अखिलेश जी ने जो बात कही है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो इसका नेतृत्व कर सकते हैं, मुझे लगता है अखिलेश जी ने भी अपरोक्ष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए दूसरे नेतृत्वों को आगे बढ़ाया। वस्तुतः नेतृत्व देने की बात ही इस उत्तर प्रदेश के विपक्ष के गठबंधन के एक छोटे गठबंधन का जो स्वरूप बना है, वो इसे अस्वीकार कर रहा है कि इसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, और कांग्रेस के नेतृत्व के चांस कम है, उनके पास कुछ नेतृत्व है, कुछ बात करें। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के धड़े के गठबंधन के नेतृत्व का सवाल है, आज अखिलेश जी ने उसकी मंशा पर गंभीर सवाल उठा दिया है। यही बात नेतृत्व कौन करेगा, जैसे अभी संयोजक की बात हो रही थी, इतना बड़ा गठबंधन बन गया है, संयोजक के रूप में नीतीश जी को हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन नीतीश जी की भी बारी कई बार मीटिंग होने के बाद नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है अखिलेश जी का ये वक्तव्य इस बात की निशानी है कि ये जो गठबंधन बना है, इसमें नेतृत्व को लेकर अभी बड़ी मत भिन्नताएं हैं, और इस मत भिन्नताओं में कांग्रेस का नेतृत्व और पीछे चला गया है। मुझे लगता है कि आज अखिलेश जी के वक्तव्य को हमें इसी नजरिए के साथ देखना चाहिए। जाना भी है जो मायने के बाद के आपने निकाली, ये कह करके कि आपके पास तमाम सारे विकल्प हैं, उसी का विश्लेषण या बीजेपी की नजर से देखिए तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा ही नहीं है, इसलिए आपके तमाम नाम आगे बढ़ा दिए, और खास करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, मुकाबले आप तमाम नाम दिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते तो हैं कि वो धर्म की और संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, लेकिन ना धर्म की किताबें पढ़ते हैं ना संस्कृति की किताबें पढ़ते हैं। अगर आपने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा होता तो 10वें सिख गुरु ग्रंथ साहब के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आगे अब गुरु ही ग्रंथ होगा। हम लोग संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, धर्म मानते हैं, और संविधान में हमारे सांसद पहले चुने जाते हैं, और सांसदों का समूह जो है वो एक अपना नेता चुनता है। ऐसी परंपरा है और ऐसी परिपाटी भी है, और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चलाना चाहती है, और देश के संविधान को डिफाई करना चाहती है, देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, कुचलना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, जैसे इस वक्त चलती हुई लोकसभा में लोकतंत्र को कुचल रही है। हमने तो आपसे कहा है, हमारे पास तो सर्वोच्च रूप से आपको बता दें ऐसे व्यापक चेहरे हैं जिनका की कोई ओर छोर है नहीं, कोई जोड़ नहीं है। आप बताइए मुझे, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर दल में हमारे पास योग्य और अनुभवी नेता है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारा जो इंडिया का गठबंधन है वो अपना उसका नेतृत्व चुन लेगा, समय आने पर उसके सांसद चुन लेंगे। लेकिन मैं संजय चौधरी जी से पूछ रहा हूं कि जब ऑर्गेनाइजर, जब पांचजन्य और जब कर्नाटक आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे चुका है कि साहब मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है, आप में है हिम्मत कि आपके पास मोदी जी के अलावा कोई और एक चेहरा है? हम तो देखिए, हम तो कांग्रेस वाले हैं, किसी भी आदमी की हिम्मत हो हमारी तरीके से कि हमारे पास श्री राहुल गांधी जी हैं,
सक्षम नेतृत्व है। हमारे पास श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, दलित नेतृत्व है, सीनियर मोस्ट नेतृत्व है। हमारे पास श्री नीतीश कुमार है, हमारे पास श्री अखिलेश यादव हैं, हमारे पास क्या नाम एमके स्टालिन साहब हैं। इस तरीके से हर दल के, लोक दल के बैठे हुए हैं, हमारे पास जयंत चौधरी साहब हैं। ऐसे हमारे पास तमाम लोग ऐसे हमारे नेतृत्व में हैं जो कोई भी प्रधानमंत्री पद की जैसे ही आपने राहुल गांधी का नाम लिया, वैसे ही संजय चौधरी जी खाते लगा के हंस रहे हैं, ऐसे जैसे आपको कोई दुख सुना दिया। कोई बात नहीं, संजय चौधरी जी का काम है। संजय चौधरी जी हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। इस वक्त राजस्थान में भी संजय चौधरी जी के जो नेता हैं आदरणीय मोदी जी, कहीं ना कहीं पता नहीं कैसी कैसी लाल लाल डायरी की बात कर रहे हैं। लाल लाल टमाटर की बात नहीं कर रहे हैं, लाल लाल सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, लाल लाल मणिपुर, रक्त रंजित मणिपुर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो हमें दिक्कत नहीं है। हमारी तो दिक्कत ये है कि संजय चौधरी जी जैसा लोकतांत्रिक जो लालजी टंडन जी के साथ रहा हो, हम इनके हंसने पे नहीं बुरा मान रहे हैं, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है क्या नाम मोदी और शाह की भाजपा में रहना। जब तक ये मोदी शाह की भाजपा में है तब तक ऐसे ही हंसना पड़ेगा इनको। ये आज लोकतांत्रिक भाजपा में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन ये भी कह पाएंगे कि हमारे पास योगी जी है चेहरा प्रधानमंत्री पद का, हमारे पास राजनाथ सिंह है चेहरा प्रधानमंत्री पद का, हमारे पास नितिन गडकरी, ये कह सकते हैं। लेकिन आज इनके दौर में इनकी हिम्मत नहीं है, इमीडिएट पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। एक नाम नरेंद्र मोदी के अलावा ले दें, ये 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। जबकि हम पूरे गठबंधन का नाम ले सकते हैं। बताइए लोकतांत्रिक कौन है? लोकतंत्र किसमें है? किस गठबंधन में? लोग जिस गठबंधन को इंडिया नाम देते ही भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो गई और तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाने लगी। आप बताइए, इनके गठबंधन में एक किसी नरेंद्र मोदी जी के अलावा भाजपा के भी कोई नेता का नाम ले सकते हैं? लेकर के दिखा दे संजय चौधरी जी, हम मान जाएंगे। राजपूत जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय उपाध्याय जी भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। मनोज यादव जी, इस तरीके से बयान दिया अखिलेश यादव जी ने, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हमको युवा पीएम ले लो, बुजुर्ग पीएम ले लो, महिला पीएम ले लो, ये किस तरीके का ऑफर जनता को दिया जा रहा है। एक सशक्त नेता आपके पास नहीं जिसको आप सामने रख के कह सके ये नरेंद्र मोदी है, ये एनडीए के उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के, और हमारे सामने ये चेहरा है जो इंडिया का उम्मीदवार है। मनोज यादव जी, मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है ये बात। विजय उपाध्याय जी, आप अखिलेश के पूरे बयान का विश्लेषण करिए और ये समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को जिस तरीके का बयान दिया गया कि हमको किसी मार्केट में नहीं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो कि हमको ये सामान लेना या वो सामान लेना है, तो ये कह रहे हैं कि आपको युवा महिला पीएम ले लो। नाम बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा कौन सा हो सकता है इंडिया के पास, जिसको वो आगे रख सके और कह सके कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के हमारे पास ये चेहरा। देखिए, एक तो लीडरशिप को लेके इंडिया में यानी भारत में कभी वैक्यूम नहीं रहा। हमेशा अच्छे नेताओं की भरमार रही है और एक से एक अच्छे नेता रहे हैं और समय समय पर उन्होंने देश को लीडरशिप दी है। जहां तक अखिलेश जी का बयान है, उसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू वो जो संजय चौधरी जी कह रहे हैं या कह सकते हैं, दूसरा वो एक सकारात्मक तरीके से उसको लिया जा सकता है कि ये जो इंडिया अलायंस है इसमें बहुत ही विकल्प हैं, बहुत से नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई मारामारी नहीं है। कोई भी, कोई महिला भी, कोई पुरुष भी, कोई युवा भी, कोई बुजुर्ग भी, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा उसका एक नकारात्मक असर भी है, यानी कि लीडरशिप को लेकर दुविधा है और ये कोई सेल तो लगी नहीं है कि हमारे पास देखिए इस तरीके के लोग हैं। एक जो कन्फर्मिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। अगर ये तय हो पहले से कि या फिर एक एज्यूम्ड ही फिगर हो कि नहीं ये हमारे लीडर हैं और इनके साथ ही हमको आगे बढ़ना है, तो ये दुविधा दिखाता है। यानी कि जो गठबंधन है, इस गठबंधन में दुविधा है किसी एक नाम को लेकर। दूसरा पहलू इसका ये है। लेकिन जब आगे बढ़ेगी, मीटिंगें होंगी, इनकी बैठकें भी करके कुछ फाइनल करेंगे
जिस तरीके से छोटे छोटे विवाद अभी सामने आ रहे हैं, तो आमतौर पे गठबंधनों का हश्र यही होता है कि उसमें विवाद होते रहते हैं और सत्ता में आ गया गठबंधन तब तो वो चलता है, नहीं सत्ता में आता है तो फिर उसका चलना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। लेकिन अगर सत्ता में आ जाता है तो निश्चित तौर पे उस समय भी जैसे जो सबसे बड़ा दल है उसका क्लेम निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा होगा, लेकिन बाकी दल भी अपना क्लेम करते हैं। वो प्रधानमंत्री पद नहीं लेते हैं तो दूसरे अच्छे विभाग जो हमारे डेमोक्रेसी में एक अच्छे विभाग और अच्छे पद को लेके एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है जिसका कभी विरोध नहीं होता है, तो जो मलाईदार विभाग है वो फिर उसको लेके एक टकराव शुरू हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में काफी कुछ अभी पिछले दिनों दिखाई दिया। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय राजनीति में एक एनडीए के सामने एक ठोस कार्यक्रम वाला गठबंधन चाहिए था और वो देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश में अभी चीजें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत काम करने की इनको जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद लोग काम करेंगे। मनोज यादव जी दोबारा जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी जिससे चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर यादव का जो बयान दिया वो एक तरीके से अस्पष्ट बयान है, वो स्थिति को साफ नहीं कर रहा है कि आपके पास मोदी के खिलाफ सेवा है कौन सा, और आप ये विकल्प जिसको आप बहुत सारे विकल्प के रूप में बता रहे हैं, जनता इसको क्यों स्वीकार करेगी जब तक साथ नहीं खड़ा करेगी मजबूत, तो आप कह सके कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारे पास है तो उनका मुकाबला कर सकता है। मनोज यादव जी आपको आवाज आ रही है? मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। अनिल द्विवेदी, जयंत चौधरी का भी एक बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया बनाया उसकी तमाम ऐसा की जा रही है जिनका कहीं अलगाववादी आतंकवादी है उस पर वो घोर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में अपने का बयान आ रहा है वे कहने के तमाम विकल्प मौजूद है। ऐसे में जो राष्ट्रीय लोकदल है जिसको ये कहा जा रहा है कि वो कभी अपना पाला बदल सकते के साथ उसका गठजोड़ अब संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हमला किया जा रहा है कहीं जयंत चौधरी की तरफ से कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ या घटक दल है उसकी तरफ से, अभी भी होगा कौन? अभी जी मानस जी किससे सवाल है आपका? अनिल दुबे जी, मैंने आपको सवाल किया कि जयंत चौधरी जी भी हमला कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आती है मानस जी, जरा फिर से कहिए। मैं ये कह रहा हूँ अनिल यादव जी कि जिस तरीके से इंडिया के घटक दल अलग अलग हमला कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, जयंत चौधरी ने भी आपत्ति जाहिर कर दी है, नीतीश कुमार के भी बयान आते हैं, तमाम दूसरे घटक दलों के भी बयान आते हैं, तो बयान अलग अलग तो आ रहे हैं, लेकिन एक चेहरा नहीं सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा होगा कौन? आप कह रहे विकल्प बताइए ना। लेकिन ये सवाल पहले भी उठा है, ये सवाल पहले भी उठा और इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। ये जो नेता चुनने का काम है ये लोकतंत्र है, और इंडिया जो गठन हुआ है, इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य नेता चुनने का काम करते हैं। जहां तक रही नेतृत्व की बात, तो इंडिया 26 दलों का गठबंधन अभी है और इसमें अभी और भी दल जुड़ेंगे, और भी दल इसमें जुड़ेंगे, और इस गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है। एक से एक अच्छे नेता मौजूद हैं, एक से एक अच्छे नेता मौजूद हैं, नेताओं की कमी नहीं है। जिस तरह से जिसको लोग स्वीकार कर लेंगे लोकसभा में चुने हुए सदस्य, वो नेता हो जाएगा। लेकिन गठबंधन में बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं संजय चौधरी जी, ये नहीं बताएंगे कि जो है इनके यहाँ कौन कौन और नेता है, लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन में बहुत नेता है, बहुत लोग हैं, और उनको देश की जनता में उनकी स्वीकार्यता है।
तो ये इस विषय की कोई वो नहीं है। और हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं। लोकसभा के सदस्य आएंगे और वो चुन लोगे, इसमें कहीं कोई नेता पद का जो है विवाद नहीं है। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमने देश का अभी तक का जो इतिहास होता है इस बात का जिक्र कर रहे थे विजय उपाध्याय जी की, एक सशक्त नेता की जरूरत है। विपक्ष के जो एक तेरह मतलब के लोगों के सामने वो नहीं हो पाया, वरना जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये जो गठबंधन इंडिया में कानूनी एक नाम उन्होंने भी गिनाए। सवाल मुद्दों का है। इंडिया का गठन हुआ, मणिपुर की घटना हुई, मणिपुर की घटना पर सारे विपक्ष के लोग चाहते हैं लोकसभा में वक्तव्य दें, लेकिन लोकसभा में नहीं बोलना चाहते। तो जब मणिपुर की पूरे विश्व में इसकी बदनामी करने का काम है, और जब हम मणिपुर पर चर्चा कराना चाहते हैं तो आप राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बात करते हो, मणिपुर की घटना पर आप बोलना भी नहीं चाहते हो। तो देश की जनता है और इंडिया एक विकल्प देने का नाम है। ये विकल्प मजबूती के साथ होगा और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। मनोज यादव जी, मनोज जी आपको आवाज आ रही है? मनोज यादव जी आप सुन पा रहे हैं? मानस जी, मुझे आपकी टूट टूट के आवाज आ रही है। जो सवाल है उसके आधार पे मैं जवाब दे दे रहा हूँ। जो आज के दौर में जो सरकार नेटवर्क न दे पाए खुले आसमान के नीचे, मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, वो तीसरा प्रधानमंत्री देने का दावा कर रही है। मैं इतनी देर से परेशान हूँ और लखनऊ में हूँ, चारबाग के पास हूँ। सोचिए, नेट नहीं है मोबाइल्स में, ये स्थित है। ये है पूरे देश की व्यवस्था पूरी, 3G 4G 5G, पता नहीं कौन कौन से जी आ गए। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बात कही है बड़ी माकूल बात है, उस बात में कोई शक और संदेह नहीं है। वो बात उतनी पवित्र है जितना हमारा गीता पवित्र है, जितना कुरान पवित्र है, जितना बाइबल पवित्र है, जितना जो भी गुरबाणी पवित्र है, उतनी ही पवित्र है कि जो भी गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो लिंग के आधार पे व्यक्ति हो, और चाहे वो कोई औरत हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबके ऑप्शन है। और तो और दलित भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, सारे लोग हैं ऑप्शन में। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही है, एक सिंगल वन मैन शो, नथिंग राइट नथिंग लेफ्ट। मतलब कुछ लोग हैं जो लेफ्ट राइट भी बैठते हैं, मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, उनके भी चांसेस नहीं। और दावे क्या किए जाते हैं, अंतिम व्यक्ति हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है। अंतिम पता नहीं वो कौन वाला अंतिम है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। अडानी वाला अंतिम है कि अंबानी वाला अंतिम है, ये भी बात बीजेपी को क्लियर करनी पड़ेगी। ये दरअसल में 2024 की राजनीति का एक बड़ा पेच है मानस जी, इस बात को समझिएगा। जनता के सामने जो धुंध इन्होंने फैला रखी थी, वो धुंध बिल्कुल साफ होगी। अब जनता देखेगी डेमोक्रेटिक है कौन। ये इंडिया वाले डेमोक्रेटिक है कि वो जो नरेंद्र, एनडीए का फुल फॉर्म मैंने बनाया है, नरेंद्र दामोदर अलायंस, मतलब वो जो कुछ है नरेंद्र से ही शुरू है, नरेंद्र पे ही खत्म है। तो वो कितना डेमोक्रेटिक है, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है, और ये मैसेजेबल है। मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत तक हर जिभ्या पे ये बात होगी कि एनडीए के पास सिर्फ एक विकल्प है और इंडिया के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है, जो इस देश में शानदार नेतृत्व कर सकता है। आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, विदेशी मामलों में, चाहे वो रेल का मामला, सबके विशेषज्ञ बैठे हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी को सुबह से शाम तक कहना है ना कि साहब ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? इन भ्रष्टाचारियों की आरती क्यों उतार रहे थे? भाई जेल भेज दो। क्या कर रहा है आपको, और किसको आपने रोका है? ये सिर्फ बीजेपी एक्सपोज होने के दौर में आ गई है, हर दिन एक्सपोज होगी। और इंडिया को जिस तरीके से
किया जा रहा है। मैं माफी के साथ कहूंगा इस बात को, ये इस देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि इस देश के इंडिया नाम से इंडिया नाम बदल दो, ये नाम हमारा नहीं है। ये इतने सालों से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बना डाला, और वही इंडिया आज खराब हो गया। ठीक वैसे ही जब ये यहां रहते हैं तो कहते हैं भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम तो भगवान बुद्ध की धरती से आए। वहां भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लेते। क्या विपक्ष ने मना कर रखा है क्या? आप जाके बोलो ना कि मैं भगवान राम की धरती से आया हूं, तब कहेंगे हम बुद्ध की धरती से आए। क्यों? क्योंकि वहां मैसेज है लाइट ऑफ एशिया वाला ना, तो लाइट ऑफ एशिया मैसेज दिखाने जाते हैं कि वी आर द पीपुल हु रिप्रेजेंट ऑफ एशिया। इंडिया की बात नहीं करते, वो पूरा एशिया को कवर्ड करने की बात करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि बीजेपी बेचैन है, खलबली है, और आने वाले समय में मानस जी बीजेपी को हमारी पिच पे जैसे आ चुकी है, हर मुद्दे पे आना पड़ेगा। हमारे साथ करमवीर आजाद जी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे ज्यादा है वो बीएसपी के भीतर के है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसका पलड़ा भारी है, इंडिया या एनडीए। तो बहन जी कभी भी अपना रुख बदल सकती है, अपना बात में तय करेंगे। करमवीर आजाद जी। मानस भाई, अभी तक मैं सबकी बातें सुन रहा था। एक तो या तो कोई टेक्निकल दिक्कत हो या टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से आवाज पूरी तरह से आपकी टूट टूट करके आ रही है। अभी मनोज भाई ने बताया नेटवर्क की दिक्कत हो सकता है, नेटवर्क की भी दिक्कत हो सकती है। और मैं भी अपने यही लखनऊ में ही कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, और मैं दरअसल कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं एक दलित चिंतक हूँ। दलितों की चिंता करना और उनकी वेदना को, उनकी संवेदना को व्यक्त करने के लिए मैं जो है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं, चाहे इंडिया और एनडीए, इंडिया के 26 घटक दल हैं। 26 घटक दल मिल करके अगर सरकार बनाए, उनके पास नेताओं की कमी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि उनके पास नेताओं की कमी है या एनडीए के पास नेताओं की कमी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खैर भारत देश से बहुत छलावा किए, हर कदम पे छलावा किया उन्होंने भारत के नागरिकों से, और इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि जितनी बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही गई, आज 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 2024 में पुनः लोकसभा का चुनाव है, और जो जो बातें कही गई, जो जो लुभावने वादे किए गए, आज जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। ये बात जीडीपी की करते हैं, ये बात रोजगार की करते हैं, ये बात लोगों के आर्थिक उत्थान की करते हैं, सामाजिक उत्थान की करते हैं। और जितनी यातनाएं दलितों पे हो रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बात दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में ये कहती क्या है कि अगर इनकी गलती कोई होती है तो तुरंत कांग्रेस शासित प्रदेशों के बारे में, उधर राजस्थान के बारे में कह देंगे, झारखंड के बारे में कह देंगे। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां की बात, तो चाहे ये कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ये है कि मैंने अपराध कम किया, तुमने ज्यादा किया। प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैंने रोजगार सबसे अधिक दिया है। प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैंने शिक्षा में जो है सुधार इतना किया है। प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए हमने गरीब लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए ये काम किया है। लेकिन प्रतिस्पर्धा ये होती है मैं आपसे कम चोरी किया हूं, मैंने आपसे कम जो है ये किया है। इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे समाज को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बिंदुओं पर चर्चा न करके, ये बताइए देखिए क्या बहन जी ने किया के लिए? मैं ये बात
मानस भाई, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता बन करके नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं बहुजन समाज पार्टी का जो नहीं, बात पूछने का मतलब आप मुझसे पूछे ना। मैं यहाँ पे एज ए दलित चिंतक हूँ, करमवीर आजाद हूँ, मैं समर्थक किसी सबसे ज्यादा कहाँ मौजूद है, कहाँ चला गया दलित? अगर सुनिए तो है तो कहाँ जाएगा? समस्या इस बात की है, यहाँ पे जो जितने लोग हैं, मैंने एक बात कही थी, हर दल में 3 तरीके के गुलाम होते हैं, एक तोता गुलाम, तीतर गुलाम और केकड़ा गुलाम। तो हमारे मानस भाई, हमारे समाज में, हर वर्ग में, हर धर्म में, चाहे वो बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मोहम्मदन हो, कोई, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी दल का समर्थक हो, लेकिन हर दल में ये जो 3 टाइप के थे, हमारे महापुरुष, मैं जिसको मानता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब ने लिखा था चमचा युग। उन्होंने कहा था, चिमटे से चमचा भला, चमचे की तकदीर आग में, और चमचा जो चमचे है, चाहे किसी भी दल में है, जो चमचाई करते हैं वो खीर खाते हैं, और चिमटा बेचारा जो नीचे से लेकर के ऊपर तक अपना संघर्ष करके जो है वो करता है, वो केवल आग में ही झोंका जाता है। तो ये सभी दलों की बात है, मैं किसी विशेष दल या किसी भी दल की बात नहीं करूंगा। और बात रही कि दलित कहाँ चले गए, किधर चले गए, आज जो है प्रतिस्पर्धा की भावना है सभी जातियों में। क्या यादव बिरादरी में भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी में सारे ब्राह्मण है, ब्राह्मण सपा में नहीं है? तो ये कहना कि दलित कहाँ चले गए, ब्राह्मण कहाँ चले गए, यादव कहाँ चले गए, ये सब बातें समझ में नहीं आती है। बात जो मुद्दे की है, आज बात है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बिंदुओं पे चर्चा करने की, अच्छे नेतृत्व की बात करने की। तो उस बात पे चर्चा मैंने कही कि देखिए, इंडिया बनाम एनडीए, जो बात आपने कही, इंडिया में अभी माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंडिया में बहुत सारे नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ नहीं है, इसका विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण करें। मैं तो अपने दलितों का दर्द बयां कर रहा हूं कि जो वाकई में पीड़ित है, क्योंकि पीड़ित की बात कर रहा हूं, उनको न्याय नहीं मिल रहा किसी भी दल में। मानस भाई, यही बात मैंने जी बात का जिक्र करने से तो बहुत सारे लोग उसकी सरकारें ज्यादा मजबूती से और लंबे समय तक चली, चाहे वो इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चलाई बहुमत की सरकार चलाई और पूरा आपका कार्यकाल भी पूरा किया। लेकिन जब भी हम देखते हैं पुराने हिसाब से, जब गठबंधन तैयार होगा तो बाद में कहा कि कोई जब कोई चयन की बात आती है या कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तो चाहे वो देवगढ़ की सरकार रही हो या गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, उस तरीके के गठबंधन देखा गया कि बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि जनता पार्टी का भी जब गठन हुआ था, वो भी बहुत लंबे समय तक ऐसे गठबंधन या जो कहते हैं कि मजबूत लीडरशिप के बगैर वो गठबंधन सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे में तमाम तरीके के विकल्प बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो एनडीए के खिलाफ या उनके खिलाफ खड़ा हो पाएगा? देखिए, इस देश में केवल 2 गठबंधन ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। एक का लीडरशिप कांग्रेस ने किया 91 से 96 और 2004 से 2014। दूसरे गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी ने किया, जिसने 99 से 2004 तक और 2012 से लेकर 2014 से लेकर और 2024 तक जो कंटिन्यू है। बाकी जितने दूसरे गठबंधन बने, चाहे जनता पार्टी का बना हो 77 में, वो टूट गया, और चाहे जनता दल बना हो 89 में, वो टूट गया। वो तो उसी दिन टूट गया
जिस दिन प्रधानमंत्री का चयन होना था, चंद्रशेखर जी ने नाम लिया देवीलाल का प्रधानमंत्री पद के लिए और देवीलाल ने बीपी सिंह का नाम ले लिया। वहीं तुरंत जिस तरीके से मारपीट शुरू हुई, एक देश के बड़े नामी वकील और नेता उनके साथ जो मारपीट शुरू हुई जेठमलानी जी के साथ, वो सबने देखा था। वो लाइव टेलीकास्ट का जमाना शुरू हो गया था दूरदर्शन का। तो ये गठबंधनों का एक हस्र है। देखिए, जब स्पष्टता कहीं नहीं होती है, लीडरशिप के। संजय चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिले। चौधरी साहब, जिस खासतौर से जो मायावती की भूमिका पे जो कहा जा रहा है कि मौका तय करेगी कि उनको किधर जाना है, के साथ जाना है, साथ जाना है, बातें कहीं ना कहीं अपना भी राजनीतिक भविष्य तलाश करेगी। लेकिन मायावती की जो पूरी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य, उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि दलित वोट बैंक की वो सबसे बड़ी दावेदार है, और ऐसे में अगर मतों का बिखराव होता है, वो ना एनडीए के साथ जाती है ना इंडिया के साथ, तो नुकसान किसको ज्यादा होगा? देखिए मानस भाई, मैंने शुरुआत में ही अपने बात में कहा था कि भारत का जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनने का जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है, जिसकी एकजुटता की बात भले ही वो देश में करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकजुटता बहुत सतही है। देखिए, गठबंधन किन में हो रहा है? गठबंधन हो रहा है 3 संसद सदस्यों की पार्टी का 1 संसद सदस्यों की पार्टी के बीच में गठबंधन हो रहा है। ये गठबंधन का जमीनी हालात है। और गठबंधन में जो 10 संसदीय क्षेत्रों वाला, 10 संसद भेजने वाला जो दल है वो उससे अलग है। और ये जो एक गठबंधन है जो मिलाकर बड़े विपक्षी दल के आधे से भी कम होता है, वो भी इस बात को कहता है कि हमारे पास नेतृत्व की कतार है। और कतार का उदाहरण अगर आपको देखना हो, मैं राजनीतिक परिदृश्य की बात करता हूं इस देश के अंदर। जब जब अखिलेश यादव जी के कहे हुए कथन के प्रधानमंत्री बने, वे चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे गुजराल हो, इन सब की स्थिति ये हुई कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक और उदाहरण मिलता है कि जब पहले से गठबंधन का नेता तय नहीं होता है, मेरे मित्र राजपूत जी चले गए, मैं समझता वो बहस में रहते तो बेहतर होता। एक और उदाहरण हमने देखा है कि पहले से तय नेता के बजाय एक नेता को नेतृत्व दिया, मनमोहन सिंह जी को, उनके नेतृत्व का क्या हुआ? स्वयं प्रधानमंत्री के पारित किए हुए अध्यादेश को उनकी राजनीतिक दल के एक युवा नेता ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया। मतलब जिस राजनीतिक दल की सरकार चल रही है, उसका कोई मुखिया है जो प्रधानमंत्री है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व अगर पहले से तय नहीं है, स्वाभाविक नेतृत्व नहीं है, तो उस नेतृत्व की दुर्दशा ये होती है कि उसके पारित किए हुए अध्यादेश को भी एक राजनीतिक दल का एक सामान्य पदाधिकारी सार्वजनिक रूप से फाड़ देता है। और पहले के जो नेतृत्व आते हैं वो देश के प्रधानमंत्री की शपथ तो लेते हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता। ये देश के राजनीतिक रिकॉर्ड का नमूना है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने तस्वीर एकदम साफ है। कुछ लोग अभी भी मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन न संयोजक तय कर पा रहे हैं, न अपना नेतृत्व करता तय कर पा रहे हैं। और जब नेतृत्व करता पहले से तय नहीं होता, तब एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि सरकार जाने के पहले भतीजा अपने चचा को भी पार्टी से निकाल देता है, क्योंकि नेतृत्व तय नहीं होता है। मुझे लगता है राजनीतिक दल के लिए चुनाव में जाने से पहले नेतृत्व का तय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना नेता के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
लड़ाई में जाने के पहले अगर नेतृत्व तय होता है तभी विजय मिलती है। और मुझे लगता है गठबंधन बनाकर राजनीतिक दलों के साथ चाय पीने के आधार पर देश के नेतृत्व करने वाले गठबंधन नहीं बना करते। इसके लिए स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली, सबको जोड़ने वाला, नेतृत्व करने वाला और अपने साथियों को जिताने की क्षमता रखने वाला राजनीतिक नेतृत्व जब सामने आता है तभी वो गठबंधन जीत की तरफ बढ़ता है और देश की जनता उस नेतृत्व को स्वीकारती है और उसे जीत दिलाती है। अगर अखिलेश जी के वक्तव्य को कांग्रेस समर्थन कर रही है, अगर अखिलेश जी के नेतृत्व को लोकदल समर्थन कर रहा है, तो ये बताता है कि नेतृत्व का विभ्रम और नेतृत्व के लिए लड़ाई अभी इस गठबंधन में जारी है। और ये गठबंधन जिस वक्तव्य के साथ मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया था कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, इसकी भविष्य यही होने वाला है। बिना नेतृत्व के कोई गठबंधन, कोई दल, कोई परिवार, कोई संगठन, कोई प्रतिष्ठान और कोई भी ऐसा लोगों का समुच्चय नहीं काम कर सकता जिसका कोई नेतृत्व करता ऐसा न हो, जो स्वाभाविक हो, जो उनको प्रेरित कर सकता हो और जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो आगे बढ़कर लीड करने की योग्यता और प्रतिभा रखता हो। मुझे लगता है कि आज के अखिलेश जी का जो वक्तव्य है वो निश्चित रूप से इस गठबंधन के अंतर्द्वंद को एक बार पुनः रेखांकित कर रहा है और नेतृत्व का मुझे लगता है संकट इस गठबंधन का सबसे बड़ा संकट। मनोज यादव जी, ज्यादा जोगी मत उजाड़, इसी हो रही है। मनोज यादव जी, हाँ हाँ जी आवाज आ गई। मैं ये कह रहा था कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली जो कहावत कही, तो 38 योगी तुम्हारे ही पास हैं, तो तुम्हारा मठ पहले उजड़ेगा। अपने पास तो 26 है, हम बैलेंस भी कर लेंगे, इसकी चिंता क्यों करते हो। देखिए, हम आपसे पूछ के नाम नहीं रखेंगे कि हम आपसे पूछे कि हमारे गठबंधन का नाम क्या होगा, हमारा नेतृत्व संयोजक कौन करेगा, हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, आपसे थोड़ी नहीं पूछने आएंगे। हमें जब जिस टाइम जिस मुहूर्त तय करना होगा हम कर लेंगे। आपके पास एक व्यक्ति, जनता क्यों, हमने अपने घटक दल, अरे अपने गठबंधन का नाम जनता को बताया नहीं बताया, लेकिन हम बीजेपी के हिसाब से नहीं बताएंगे। बीजेपी आज राइज कर दे सवाल, अरे नहीं आज बताइए कौन, अरे नेता का नाम भी पतेगा भाई, सारे एक एक नाम पता चलेंगे भाई। हर बैठक में कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट रखने दीजिए। वहां तो वही डमरू है, वही बजाने वाला, दूसरा कोई है नहीं। और अभी कहा ना कि राहुल गांधी ने फाड़ दिया था उस अध्यादेश की कॉपी को। निश्चय ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी भी चीज का विरोध कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कोई आदेश दे दिया या कोई दल कोई चीज लेके आ गया, अगर वो नहीं सूट करती है जनता को या किसी को नापत्ति है, तो वो उसका विरोध करेगा। यही तो लोकतंत्र ढांचा है क्या, कि वहां हाथ पकड़ के ऐसे सर आपने जो कह दिया वही सरमान ने, अरे आपने तो भारत भाग्य विधाता है, आप नहीं रहेंगे तो देश कैसे रहेगा। ये वाली भावना लेके इंडिया राजनीति नहीं कर रहा है। अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत आपकी लाजमी है, होनी भी चाहिए। अगर आपको हमारे कृत्यों से दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा निशाना तीर बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है। और जब जब आप इस तरह टीवी पे चिल्लाओगे तो हम निश्चय ही समझेंगे कि हमारा निशाना अचूक है और सही जगह पे लग रहा है। और चौधरी जी की बौखलाहट लाजमी है। मोदी जी जब बौखला गए तो प्रवक्ताओं को कितनी तकलीफ होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मानस जी। अगर जी बात का जिक्र कर रहे हैं, वही सवाल पे दोहराता हूं जो मनोज जी से पूछा कि इतने सारे विकल्प हैं कि जनता कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि वो किसके साथ जाएगी। कोई तो एक विकल्प देना पड़ेगा ना, जैसे एमपी के पास अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, आप 10 तो चेहरे दिखा देंगे, जनता समझ नहीं पाएगी। हो सकता है किसी को जैन चौधरी पसंद आ जाए, हो सकता है किसी को पसंद आते हो सकता है कि देश के तमाम हिस्सों में जो राहुल गांधी को पसंद करते हो, ये तो भ्रम की स्थिति हो जाएगी ना कि किसके साथ जाए। किसी को ये लग सकता है कि हमने तो वो जैन चौधरी को सोच के दिया था, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी बन गया, जिनको बना दिया। ये अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी आप सुन पा रहे हैं? अनिल दुबे जी, आपकी आवाज मानस जी साफ आ नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ जी, बात का संजय चौधरी जी कह रहे हैं, इतने ज्यादा विकल्प आपने दे दिए
जनता कंफ्यूज हो सकती है ना। मान लीजिए कोई, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर वोटर ये सोच करते कि जयंत चौधरी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो आपके नाम पे वोट दें, या साउथ के तमाम ऐसे राज्य जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी के नाम पे वोट करें, और बाद में आप कहें कि किसी को कोई है ही नहीं, जनता तो ठगी महसूस करेगी, उसको जाएगी आपके साथ जब आप चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। मानस जी, आपकी एक तो आवाज पूरी तरीके से साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो समझ पा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिन मुद्दों को लेकर के जो है ये बहस की है, सवाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है ज्यादा जोगी मत होगा। भाई 39 दलों का गठबंधन आप लेकर के आए हो, 25 दल आपके ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद, एक भी किसी भी सदन में सदस्य नहीं है, तो ज्यादा जोगी तो आप लेकर के चल रहे हो। आपके पास नेतृत्व की कमी है, हमारे गठबंधन में नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे गठबंधन में एक से एक अच्छे नेता हैं जो अपने राज्यों में और पूरे देश में लोकप्रिय हैं और वो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ नेतृत्व का कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ नेतृत्व जो है अभी 2 बैठक हुई है, 2 बैठक हुई है, अभी तीसरी बैठक होनी है। आप सारी बैठकों में जो भी होंगे वो निर्णय आते जाएंगे और आपके समझ चीजें आती जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, चाहे वो आबादी के हिसाब से देखें चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, इंडिया जो है वो एनडीए पर भारी है। आप तकनीकी रूप से आपके तो इंडिया जो है कारण है इनको कोई ना कभी ये हमारे गठबंधन को आतंकवादी संगठन की चर्चा देंगे, कभी ये हमारे गठबंधन में नेतृत्व के सवाल उठाएंगे। हमारे गठबंधन में कोई जी सुन रहा हूँ। विजय उपाध्याय हाँ सुन देश की जनता के सामने अनिल जी बोल रहे हैं इसलिए सुन नहीं पाया आपका सवाल। जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन सवालों को लेकर के इंडिया के लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता चाहती है कि बदलाव हो और बदलाव होकर के रहेगा। ठीक है अनिल जी, आपकी बात होगी। विजय उपाध्याय जी, क्योंकि समय का अभाव में समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में मायावती की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मायावती जी की भूमिका बैलेंस ऑफ पावर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं और अन्य राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो कितनी सीटें उनके पास आती हैं, क्योंकि 14 में तो 0 हो गई थी। अगर 2024 में उनकी सीटें 10 आती हैं, 15 आती हैं और कोई हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती है तो ये बैलेंस ऑफ पावर की भूमिका में रहेंगी। देखिए, बसपा में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। जो बसपा 1998 में 99 में जिस भूमिका में थी, मुझे लगता है उससे अलग है। पिछले दिनों मायावती जी ने अपने बयान भी दिया कि राज्यों में जहां हम अगर जरूरत पड़ी तो सरकार में शामिल होंगे। तो किसकी सरकार बनेगी ये तो अभी पता नहीं है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह जहां अभी चुनाव होने हैं। तो पहले से मायावती जी ने कह दिया कि हम सत्ता में जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम ऐसे दलों से गठबंधन करेंगे जो इंडिया या एनडीए के गठबंधन में जो पार्टियां नहीं शामिल होंगी, हम उनके साथ रीजनल लेवल पे उनके साथ हम तालमेल कर सकते हैं। अभी उनका अकाली के साथ पंजाब में चल रहा है। तो बसपा एक बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रही है, लेकिन बसपा के साथ समस्या ये है कि लीडरशिप क्राइसिस उनके यहाँ भी मायावती के बाद नीचे तक खाली है। जो क्राउड पुलर लोग थे वो इधर उधर जा चुके हैं और कोई पार्टी टीम से चलती है, वो टीम मिसिंग है। टीम की समस्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो स्वाभिमान जगाने की बात कांशीराम जी ने करी थी, तो आज हर वर्ग में, खासतौर पे अनुसूचित जाति जनजाति के हर वर्ग में, हर जाति में बहुत ज्यादा राजनीतिक जागरूकता है, स्वाभिमान बहुत ज्यादा है। एक एक जातियों की 2-2, 3-3 पार्टियां बन गई हैं। जातियों की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हो रही है, लेकिन जो नई जातियां आई जिन्होंने दल बनाए, जैसे राजभर समाज की पार्टी आई, निषाद समाज की पार्टी आई, कुशवाहा मौर्य समाज की पार्टी आई, तो इनके यहाँ भी 2-2, 3-3 दल बन गए हैं। इतने ज्यादा नेता आ गए हैं कि जब तक किसी बड़े दल के साथ इनका तालमेल नहीं होगा तब तक कोई बात इनकी बन नहीं सकती इंडिविजुअल लेवल पे। यानी कि पहले बिखराव हुआ, फिर उसमें एक नए तरीके का तालमेल हुआ, एक नए तरीके का जुटाव हुआ, इकट्ठा हुए। और ये जो नए तरीके का जो एकजुटता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में।
14 के बाद से जो राजनीतिक चीजें बदली हैं, पैरामीटर चेंज हुए हैं, सोशल इक्वेशन चेंज हुए हैं, नए सोशल इंजीनियरिंग आई है, नई तरीके की केमिस्ट्री आई है लोगों के बीच में, और उसमें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट शेड्यूल कास्ट नए टर्म ज्यादा परिभाषित हो रहे हैं, उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोटर हैं। और हम, जैसे अपोजिशन कहता है कि भाई हम इनको घेरेंगे, किन मुद्दों पे घेरेंगे, मुद्दा बताता नहीं है, तो मुद्दे भी बताना चाहिए। चाहे वो अनिल जी बताएं, चाहे मनोज जी बताएं, कहां कहां फेल्योर है सरकार की, वो बताइए। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम सरकार को कि उनकी नाकामियों पे घेरेंगे, तो नाकामियां भी इंगित करनी पड़ेंगी, सिर्फ कह देने से नाकामी नहीं मान ली जाएगी। जनता में आज इतना ज्यादा अवेयरनेस है, मानस जी, हम आप जितना राजनीति के बारे में सोचते हैं उसका 10 गुना गांव के लोग बैठ के मोबाइल पे हमारी आपकी डिबेट देखकर या तमाम दूसरी डिबेट देखकर वो उस पर डिस्कशन करते हैं और अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति करने वाले दलों को, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाने में। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और जो नैरेटिव है, अगर विपक्ष अलग अलग तरीके से व्याख्या करेगा किसी एकजुटता को, तो निश्चित तौर पे उससे भी कंफ्यूजन होगा लोगों को। अखिलेश जी का बयान एक लहजे से बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लहजे से उस बयान की बहुत आलोचना हो सकती है कि अरे इतने ज्यादा लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस में है। तो ये सारी चीजें अगर मैसेज जाएंगी, दूसरी तरफ बीजेपी है जहां कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरीके की बात करते हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं, और जब उससे आप लड़ेंगे तो आपको उससे बेहतर दिखाना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आप उससे बेहतर नहीं दिखाई देंगे तो शायद जनता आपको अपने पैरामीटर में ठीक नहीं पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछला चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ, लेकिन उस गठबंधन में सारा कुछ होते हुए भी ऐसा लगते हुए कि सरकार बदलेगी, लेकिन नहीं बदली और चीजें बहुत ज्यादा दूसरी तरफ चली गई। हालांकि समाजवादी पार्टी का इटसेल्फ वोट बैंक बढ़ा, 37.25 वोट उनके 347 सीटें जहां उन्होंने चुनाव लड़े थे उनको मिले, बीजेपी को 44.15 मिले थे अपनी सीटों पर, और इनको 37 पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों का दबदबा है, एक बीजेपी का, दूसरी समाजवादी पार्टी का। और इसमें जनता के दरवाजे पे जब ये 24 के लिए जाएंगे तो इसी तरीके से, इसी पैरामीटर पर, शायद इसके अलावा और चीजें जोड़कर जनता इस बात को देखेगी, विपक्ष जो नाकामी के बिंदु गिनाएगा जनता उस पर भी सोचेगी, तब वो वोट करेगी और तब कोई निर्णय आ पाएगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में क्या इंडिया एक मजबूत लीडरशिप का अभाव झेल रहा है। जिस तरीके से एनडीए के पास एक चेहरा है जो पहले से घोषित है, जो खुद देश के प्रधानमंत्री और जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, क्या उनका कोई मजबूत विकल्प अभी भी इंडिया के पास नहीं है। इसलिए जनता के सामने तमाम तरीके के विकल्प फेंके जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर नई चर्चा के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।